जापान एक ऐसा देश है जहाँ हर चीज़ परफेक्ट है, जहाँ के लोग फ्यूचर में जी रहे हैं। जहाँ जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि फ्यूचर की शुरुआत यहीं से होती है। जहाँ फैक्ट्रियों में, रेस्टोरेंट में और घरों में सफाई करने के लिए लोग रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ रोबोट बनने की शुरुआत भी जापान से हुई थी। जहाँ एआई वहाँ का ट्रैफिक मैनेज करता है। यहाँ हर चीज परफेक्ट लगता है। एक ऐसा नेशन जहाँ एक सेकंड भी टाइम बर्बाद नहीं किया जाता और इसीलिए जापान फ्यूचर में जी रहा है। लेकिन इस ब्राइट फ्यूचर के पीछे एक डार्क रियलिटी भी छुपा हुआ है। नेचर में हम कुछ भी करते हैं तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है और वही कीमत जापान भी चुका रहा है। जापान की इस फ्यूचरिस्टिक लाइफ स्टाइल और टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में कुछ ऐसी डार्क रियलिटी भी है जिसे या तो दुनिया से छुपाई जा रही है या फिर उस पर ध्यान ही नहीं है लोगों का। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस है, आज अपने ही लोगों की कमी, तन्हाई और डिप्रेशन के बोझ तले डूबता जा रहा है। जापान फ्यूचर में जी रहा है, लेकिन क्या ये फ्यूचर सेफ है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जापान के फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल के पीछे की उस डार्क रियलिटी को जो जापान को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम जापान की 2 जगह नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया था, जिसके बाद जापान पूरी तरीके से टूट गया, लाखों लोग मारे गए और जापान का इकोनॉमिक बर्बाद हो गया। लेकिन जापानी लोग अपने माइंडसेट की वजह से, अपने परफेक्शन की वजह से महज कुछ सालों में वो दुनिया का पहला सबसे तेजी से रिबिल्ड होने वाला कंट्री बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान जो डिस्ट्रॉय हो गया था, उसने अपने लिए एक नया मूल मंत्र बनाया, नो एक्सक्यूज ओनली एक्सीलेंस। यानी कि जापानी हर चीज को परफेक्शन और परफेक्ट बनाने में लग गया। और आज की डेट में भी अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं तो आप वहाँ की लोकल जो कंपनी है उसके नाम की जगह आप ये देखते हैं कि कोई सामान मेड इन जापान है या नहीं है। अगर कोई टेक्नोलॉजी मेड इन जापान है तो आप मान के चलते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है 100% परफेक्ट होगा और सही तरीके से काम करेगा। और इसी पे जापानी ने काम किया था, अपने देश को ही एक ब्रांड बना दिया। और जापानियों को अपना इसी माइंडसेट ने जापानियों को 1950 में मौका दिया उसे लॉन्च करने का अपना पहला इकोनॉमिक मिरेकल। और जिसके बाद ही कोरियन युद्ध के दौरान जापान ने अपना पहला डिफेंस ऑर्डर किया यूएस से। और इसके बाद जापानी ने अपनी सोच और समझ के बल पे पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया, जो उसे पूरी दुनिया में ग्लोबल इंडस्ट्री बना दिया। 1964 में जापान ने अपना पहला बुलेट ट्रेन लॉन्च किया, जिसकी स्पीड देखकर पूरी दुनिया शॉक हो गया। उसके बाद रोबोट, एआई और ऑटोमेशन, ये सब कुछ पहले जापान से ही शुरू हुआ। अगर आप आज भी टोक्यो, ओसाका, क्योटो जाओ तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फ्यूचरिस्टिक किसी दुनिया में आ चुके हैं। जापान की इस फ्यूचरिस्टिक कंट्री बनने के पीछे जो डार्क रियलिटी है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पॉपुलेशन क्राइसिस। जापान अपने चीज़ों को परफेक्ट करने में, अपने टेक्नोलॉजी को ग्रो करने में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि उसे अपने पॉपुलेशन क्राइसिस के बारे में पता ही नहीं है। 2025 के डाटा के मुताबिक जापान के अंदर आज की डेट में 39% जो जापानी है वो सीनियर सिटीजन है, जिसकी उम्र 65 से ज़्यादा है। यानी कि हर 3 जापानी में से 1 जापानी सीनियर सिटीजन है। अगर आज की बात करें तो आज की डेट में जापान में 36.2 मिलियन जापानी सीनियर सिटीजन है और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। और इसके अपोजिट जापान में हर साल 9 लाख लोग कम होते जा रहे हैं। 2024 के डाटा के मुताबिक जापान में 2024 में 6.86 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि 16 लाख लोगों की डेथ हो गई। यानी कि जापान हर साल अपनी एक सिटी के बराबर पॉपुलेशन खो रहा है। जहां बर्थ रेट कम हो रहा है, वहीं बहुत तेजी से जो जापान है अपना पॉपुलेशन खो रहा है। आज 2025 में जापान का टोटल पॉपुलेशन 123 मिलियन है
और ये पॉपुलेशन 2070 तक घटकर सिर्फ 86 मिलियन रह जाएगा अगर इसी तरीके से बर्थ रेट कम होता रहा और लोगों की डेथ संख्या बढ़ती रही और अगर जापान इस पर जल्दी ही फोकस नहीं किया। तेजी से बर्थ रेट कम हो रहा है और तेजी से लोगों की मौत हो रही है। इसका इम्पैक्ट रूरल एरिया खाली हो रहा है, यंग वर्क फोर्स की कमी हो रही है और पेंशन और हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर जापान के हेल्थ बजट की बात करें तो 2026 तक जापान का जो टोटल हेल्थ बजट है वो 34.8 ट्रिलियन यूरो हो जाएगा, जो अभी तक का सबसे रिकॉर्ड हाई हेल्थ बजट होगा। दूसरा कारण बर्थ कोलैप्स। जापान में जिस तेजी से बच्चों का जन्म दर कम हो रहा है वो एक नेशनल इमरजेंसी बन गया है। गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक जापान में 2024 में 6.86 लाख बच्चे ही पैदा हुए, जो 1899 के बाद पहली बार इतना कम दर से बच्चा पैदा हुआ। और इस तरीके से बच्चे का बर्थ कम होना ये एक नंबर नहीं बल्कि एक फ्यूचर की आवाज है। अब सवाल ये उठता है कि जब जापान फ्यूचर में जी रहा है, वहाँ पे हर चीज परफेक्ट है, तो वहाँ पे लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहता? वहाँ पे कपल्स बच्चे पैदा नहीं करना चाहता और उसका सबसे पहला कारण है एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल। अर्बन सिटी में रहने वाले लोगों का जो रेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर ये सब इतना कॉस्टली हो गया है कि वो बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते। एक मिडिल क्लास कपल के लिए एक बच्चे को पालना एक फाइनेंशियली रिस्क बन गया है। दूसरा कारण वर्क कल्चर। जापान में हर चीज परफेक्ट होता है, हर चीज कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी, वर्क, एवरीथिंग। और इसी परफेक्शन के चक्कर में वहाँ जो वर्क टाइम है, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। और ये वर्क प्रेशर सिर्फ वहाँ पे काम करने वाले वर्कर के लिए नहीं है बल्कि वहाँ के सीईओ, वहाँ के मैनेजर और हर वो व्यक्ति जो देश को ग्रो करना चाहता है, देश में कुछ नया लाना चाहता है, सबके पास इंडिविजुअल वर्क लाइफ बैलेंस की कमी है और उसके पास अपने पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं है। वो हर चीज परफेक्ट करके जल्दी से जल्दी दुनिया में एक नया टेक्नोलॉजी ला देना चाहता है और इसी टेक्नोलॉजी को लाने के चक्कर में उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो फैमिली प्लानिंग कर सके। मैरिज डिक्लाइन। जापान में हर साल दिन प्रतिदिन जो मैरिज है वो कम होते जा रहे हैं, यानी कि वहाँ के कपल्स एक दूसरे से शादी ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बच्चे का जन्म या फैमिली प्लानिंग है ये हो ही नहीं पा रहा। कल्चरल माइंडसेट। जापानी लोग इंडिपेंडेंट और पर्सनल स्पेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है और यही कारण है कि वहाँ पे लोग सिंगल रहना प्रीफर करता है। और टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण डेटिंग भी डिजिटलाइज हो गया है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर रहकर ही डेटिंग करते हैं और अपनी इमोशन को शेयर करते हैं। डिजिटलाइज और टेक्नोलॉजी का फायदा बहुत है लेकिन इस तरीके का नुकसान भी है। अगर जापान इसी तरीके से सब कुछ ग्रो करता रहा और फ्यूचरिस्टिक लाइफ स्टाइल बनाता रहा और अपनी यहाँ जनसंख्या और बर्थ रेट को कम करता रहा तो आने वाले समय में उस फ्यूचरिस्टिक चीजों को कंटिन्यू करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। इन सभी के रिजल्ट ये है कि जापान में जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.15 है, जबकि जापान में स्टेबल पॉपुलेशन को कंप्लीट करने के लिए 2.1 फर्टिलिटी रेट चाहिए। यानी कि हर साल बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, यूथ कम हो रहे हैं और जो ओल्ड लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये एक टिकिंग टाइम बम है जो जापान और जापान की इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकता है। जापान के पीएम ने खुद कहा था, जापान स्टैंड ऑन द ब्रिंक ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मेंटेन सोशल फंक्शंस। जापान के डार्क रियलिटी का तीसरा कारण डिप्रेशन और मेंटल प्रेशर। रिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल होने के बावजूद जापान में लोनलीनेस और डिप्रेशन बहुत अंदर तक लोगों में भरा हुआ है। 2025 के डाटा के मुताबिक हर 4 जापानी में से 1 जापानी डिप्रेशन का शिकार है, जिनमें से लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो कभी ट्रीटमेंट ही नहीं लेते अपने डिप्रेशन का, अपने मेंटल प्रॉब्लम का। रीजन, जापान में मेंटल हेल्थ को वीक नहीं माना जाता और यही कारण कि वहाँ के लोग अपनी मेंटल प्रॉब्लम पे उतना फोकस नहीं करता। वहाँ के लोग अपनी इमोशन और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता। उन लोगों को साइलेंट रहना सिखाया गया है और आज वहाँ के यूथ अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है उसे अपने ही तक रखती है, किसी से शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं और वो मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जापान में हर साल 1 लाख में से 16 लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। ये नंबर किसी भी डेवलप्ड नेशन के लिए बहुत ज़्यादा है और अगर हम बात करते हैं जापान की तो जापान के लिए ये और भी ज़्यादा बड़ा नंबर है।
2024 के डाटा के मुताबिक जापान में 20,268 लोगों ने सुसाइड कर लिया था डिप्रेशन की वजह से। जापान की गवर्नमेंट हर साल 3.8 बिलियन यूरो खर्च करती है डिप्रेशन, प्रिकॉशन और मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी ये सुसाइड रुक नहीं रहा है। और एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो चीजें है वो जुड़ी हुई है सोशल रूट के साथ। इसका कारण है आइसोलेशन, ओवरवर्क, फैमिली ब्रेकडाउन और लैक ऑफ पर्पज। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान हर साल अपने मेंटल हेल्थ और लॉस्ट प्रोडक्टिविटी की वजह से हर साल अपने जीडीपी का 4% गंवा रहा है, यानी कि रफली 22 ट्रिलियन यान हर साल लॉस कर रहा है। सोचो, ऐसा देश जहां रोबोट लोगों का इमोशन समझ रहा है, लेकिन वहां के लोग ही अपने लोगों का इमोशन नहीं समझ पा रहा है, और जिसकी वजह से मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन के कारण वहां के लोग न सिर्फ अपने आप को खत्म कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, बल्कि वहाँ के लोग जो वहाँ का बर्थ रेट है उसको भी कम करता जा रहा है। इन शॉर्ट बोले तो जापान जिस तेजी से अपने टेक्नोलॉजी और अपने फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल को बढ़ा रहा है, उससे टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ गया लेकिन ह्यूमैनिटी पीछे रह गया। क्या कभी रोबोट और टेक्नोलॉजी ह्यूमन इमोशन का जगह ले पाएगा और लोगों को उस तरीके से इमोशनल सपोर्ट दे पाएगा जैसे एक ह्यूमन दूसरे को देता है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि क्या फ्यूचर के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी जरूरी है या ह्यूमैनिटी भी जरूरी है। अगर हम अपने फ्यूचर को संभाल कर रखना चाहते हैं तो क्या हमें इमोशन और ह्यूमैनिटी दोनों को लेकर चलना चाहिए, या फिर हम विदाउट इसके भी फ्यूचर बना सकते हैं।